नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी की। बताएंगे कि वैक्सीन पर कैसे भिड़ी कंपनियां। जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में येचुरी की क्या है मांग। और बुलेटिन के आखिर में बात एनआरआई को लेकर चुनाव आयोग की योजना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 29 जनवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बजट सत्र को 2 हिस्सों में बुलाने की सिफारिश की। पहले भाग में 29 जनवरी से 15 जनवरी तक, फिर 8 मार्च से अप्रैल 8 तक सत्र चलाने की सिफारिश। स्वास्थ्य विभाग ने दिए संकेत, अगले सप्ताह से देश भर में शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। सीरम के साथ वैक्सीन खरीद पर भी जल्द समझौता होने की उम्मीद। बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा किया रद्द। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन। सिडनी टेस्ट के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर रहेगी सख्त निगरानी। खिलाड़ी होटल से नहीं निकल पाएंगे बाहर। सिर्फ प्रैक्टिस सत्र और मैच खेलने के लिए ही जा पाएंगे मैदान तक। आज भी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 261 अंकों की तेजी के साथ 48,438 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 67 अंकों की मजबूती के साथ 14,199 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 41वां दिन था। खराब मौसम के बीच अन्नदाता अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। सरकार को साफ संकेत दिया जा रहा है कि जब तक बिल की वापसी नहीं, तब तक घर की वापसी भी नहीं। 8 जनवरी को सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत होनी है। तो क्या है अन्नदाताओं की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। कल यानी 4 जनवरी को अन्नदाताओं की सरकार से बातचीत असफल रही। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि अन्नदाता अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, जिस कारण बातचीत का नतीजा नहीं निकल पा रहा है। सरकार कुछ झुकने को तैयार भी है, लेकिन बिल वापसी के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम एमएसपी पर भी बात करेंगे और बिल के हर क्लॉज पर भी, लेकिन अन्नदाता अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं पहले बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाए और इसके बाद एमएसपी पर बात की जाए। अन्नदाताओं के संयुक्त मोर्चे के सदस्य हरपाल सिंह सांघा ने बताया कि सरकार यदि सोचती है कि अन्नदाता थक जाएगा और यहां से चला जाएगा, तो उसकी ये सोच गलत है। हमारे पास किसी भी तरह से राशन की कमी नहीं है। सरकार को आंदोलन खत्म करने के लिए जल्दी हो सकती है, हमें नहीं। 8 जनवरी को 9वीं दौर की बातचीत से पहले दिल्ली के सभी बॉर्डरों में आंदोलनकारी अन्नदाताओं की संख्या को दोगुना करने की तैयारियां भी चल रही है। इसके लिए हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रोज हजारों की संख्या में अन्नदाता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर अन्नदाताओं की बैठक हुई, जिसमें साफ कर दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार को माननी ही होगी। हम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अन्नदाता अपने आंदोलन को तेज करने के लिए अब गांव-गांव पंचायत करने की तैयारी में है, ताकि सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जा सके। अन्नदाता सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि संसद सत्र बुलाइए और कृषि कानून को वापस लीजिए। सरकार संसद सत्र तो नहीं बुला रही, लेकिन नई संसद बनाने की कोशिश जरूर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर हरी झंडी दिखा दी है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मानते हैं कि दी गई मंजूरी में कोई अड़चन नहीं है। भूमि के उपयोग में बदलाव में कोई असमानता नहीं है। शीर्ष अदालत ने परियोजना को पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखने और वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डीडीए एक्ट के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायोचित और वैध है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी की सिफारिशें उचित है और सही है और हम इसे बरकरार रखते हैं। अदालत ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक है। अदालत ने परियोजना समर्थकों को समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को याचिकाओं पर सुनवाई की थी और संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की इमारत का शिलान्यास किया था। कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही कहा था कि अंतिम फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम नहीं होगा।
सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। सरकार की कोशिश है कि अब आगे कोई विवाद खड़ा ना हो, जैसे इस समय वैक्सीन को लेकर हो रहा है। सरकार ने देश में 2 कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी दी थी और बाद में दोनों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। आधार पूनावाला के बयान पर भारत बायोटेक की ओर से ये जवाब दिया गया, लेकिन देर शाम तक दोनों में समझौता भी हो गया। इससे पहले दिन में क्या कुछ हुआ वैक्सीन को लेकर, देखें इस रिपोर्ट में। सरकार ने देश में बनी 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी है। एक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट यानी SII की है और दूसरी भारत बायोटेक की। लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन की मंजूरी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की, जयराम रमेश का भी उन्हें साथ मिल गया। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी इस पर सवाल उठाए। लेकिन जब SII के CEO आधार पूनावाला ने सवाल उठाए तो भारत बायोटेक के चेयरमैन भड़क उठा। दरअसल आधार पूनावाला ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत का सामना करने के लिए दुनिया में सिर्फ 3 वैक्सीन ही इफेक्टिव पाई गई हैं, जिसमें फाइजर, मॉडर्ना और तीसरी हमारी यानी कोविशील्ड शामिल है। बाकी की वैक्सीन सिर्फ पानी जैसी है। आधार पूनावाला के बयान पर भारत बायोटेक की ओर से जवाब भी आ गया। भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि हमने 200% ईमानदारी से परीक्षण किए हैं, फिर भी हमारी आलोचना हो रही है। कुछ कंपनियों ने तो हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता दिया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। हम भी वैज्ञानिक हैं, हमारी वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के दौरान लोगों को पैरासिटामोल दी गई, जबकि हमारी वैक्सीन के ट्रायल में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। सीरम और भारत बायोटेक अब एक दूसरे की वैक्सीन को खराब बताने में जुट गई है, जबकि सरकार की ओर से इन 2 कंपनियों की वैक्सीन को हरी झंडी मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की वैक्सीन को खराब क्यों बता रही है। मामला क्या बिजनेस का है या फिर कुछ और? वैक्सीन पर भी लड़ाई। खैर, अब सीरम और भारत बायोटेक के बीच समझौते की खबर है, जो राहत की बात है। वैसे राहत अब कांग्रेस को भी मिलती दिख रही है। 1 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस पूर्णकालिक अध्यक्ष की खोज में जुटी हुई थी। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कह चुकी हैं कि पार्टी जल्दी ही अध्यक्ष की खोज कर ले, और अब ये खोज पूरी होती दिख रही है। तो किसे मिल सकती है कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल अध्यक्ष पद की दौड़ में सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा है, और वो नाम है राहुल गांधी का। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी सहमति दे दी है। चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अभी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को रोकना है, जिसे लेकर कांग्रेस को जल्द से जल्द पार्टी अध्यक्ष की जरूरत है। बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग भी उठी। राहुल गांधी ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे स्वीकार करेंगे। पार्टी के अधिकांश नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालें। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से पार्टी को अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला है। कांग्रेस के सामने कई परेशानियां हैं और उम्मीद राहुल गांधी से है, तो विपक्ष को एकजुट करें और बीजेपी को चुनौती दें। और कुछ ऐसी ही रणनीति बनाने की कोशिश CPM महासचिव सीताराम येचुरी भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो। क्या कहा है येचुरी ने, देखें इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक वाम दलों का शासन रहा। 1 दशक पहले तो राज्य की सत्ता में वामपंथी पार्टियां थी, लेकिन 2011 के विधानसभा चुनावों में वामपंथी दलों की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। लेकिन इस बार CPM के सामने चुनौती बड़ी है। 2011 में CPM के हाथ से राज्य की सत्ता गई। 2016 में मुख्य विपक्षी दल की कुर्सी भी चली गई, और इस बार पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। पार्टी राज्य में बीजेपी को रोकने की कोशिश में तो जुटी है, लेकिन ममता से भी दूरी बनाए रखना चाहती है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी बीजेपी के साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साध रहे हैं।
येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद आगामी चुनावों में बीजेपी को हराना है। बीजेपी को रोकना है तो पूरे विपक्ष को एक साथ आना होगा, लेकिन हम ममता बनर्जी का साथ नहीं लेंगे। विपक्ष को टीएमसी से अलग रहना चाहिए। अगर विपक्ष तृणमूल के साथ गठबंधन करती है तो राज्य की जनता विपक्ष के खिलाफ हो जाएगी और बीजेपी की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और तृणमूल आगामी चुनावों को द्विपक्षीय मुकाबला के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध करने वाली ताकतें इसे तोड़ देंगी। येचुरी ने कहा, हमारा मकसद बीजेपी को हराना और तृणमूल को अलग करना है, क्योंकि बंगाल के लोगों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। जनता तृणमूल के पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड से अच्छी तरह परिचित है, जब उसका बीजेपी से गठबंधन था और उसके नेता अटल सरकार में मंत्री थे। वहीं येचुरी ने कांग्रेस के साथ होने वाले गठबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में 120 में से 140 सीटों की मांग की है। सीटों की तालमेल की प्रक्रिया चल रही है। अब देखना है कि येचुरी की कोशिश कितनी सफल होती है, क्योंकि पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें की गई, लेकिन विपक्ष की एकता लंबे समय तक नहीं टिक पाई। वैसे ही मोदी सरकार की तमाम योजनाएं भी लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। अधिकांश योजनाओं का तो अब सरकार नाम भी नहीं लेती और अब सरकार की एक और योजना मुश्किल में फंस गई है। तो कौन सी योजना है जिस पर आई मुश्किल, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी पीएम बने। मोदी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की। इनमें से अधिकांश योजनाएं या तो भुला दी गई है या फिर उन्हें थोड़ी बहुत ही सफलता मिल पाई है और सरकार अब इन योजनाओं का जिक्र तक नहीं करती। पिछले एक साल में तो सरकार की तमाम योजनाएं ठप हो गई है। इनमें से एक है स्टार्टअप इंडिया। इसे सरकार ने बड़े जोर शोर से शुरू किया था। दावा किया गया था कि इससे लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे, युवा खुद उद्योगपति बनेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन पिछले एक साल में स्टार्टअप में तेजी से गिरावट आई है। 2020 में नए टेक स्टार्टअप में 44% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। साल 2019 में जहां कुल नए टेक स्टार्टअप की संख्या 5,509 थी, तो 2020 में 44.4% घटकर 3,061 रह गई है। सरकार इसके पीछे स्वास्थ्य मुसीबत को बड़ा कारण बता रही है। इस समय भारत में 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से करीब 8,000 फंडेड स्टार्टअप्स हैं। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में करीब 75% स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं। सरकार की योजना पर विपक्ष पहले भी कई बार सवाल उठा चुका है और कहा कि सरकार ने बिना किसी रणनीति के देश की जनता पर पूर्णबंदी थोप दी, जिसका परिणाम अब आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयोग की योजना की। 2021 के विधानसभा चुनावों में विदेश में रह रहे भारतीयों को भी वोट देने का अधिकार मिल सकता है। चुनाव आयोग ने विदेशों में रह रहे भारतीयों यानी एनआरआई को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था और विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो क्या है चुनाव आयोग की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी वोट का अधिकार दिया जाए और अब आयोग के एक प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। चुनाव आयोग ने सरकार से कहा था कि एनआरआई मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव नियम 1961 में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। चुनाव आयोग इस व्यवस्था को अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों में शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर सहमति तो जताई है, लेकिन एनआरआई को वोटिंग का अधिकार देने से पहले सभी लोगों से चर्चा कराने की बात कही है। विदेशों में करीब 1 करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिसमें से 60% से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में यदि चुनाव आयोग इन्हें वोटिंग प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है तो इसके लिए सरकार को अध्यादेश के जरिए चुनाव के नियमों में बदलाव करना होगा। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। ये 1980 के दशक में चलने वाले बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।